हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पिरामिड के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पिरामिड के कल कुछ फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो। पिरामिड के मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे सभी लोगों को, अगर आप लोगों को पता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और पिरामिड के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कल 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, उन्हीं चीजों को मैं एक बार फिर से लिखवाता हूं और हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए आप लोग, यहां से अपने पास ये अगर कहीं पर भी अपने पास कोई भी पिरामिड है, एक बार मैं फिर बताऊंगा। ये जो अपने पास बेस इसका है, यहां पर ये लीजिए कोई भी पिरामिड अगर अपने पास है ए बी और सी, बेस मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है। बेस याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी अपने पास स्केलन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी अपने पास हो सकता है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर एक प्रिज्म को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो तो काट दो ना उसको। उसको अपने पास काटते जाओ, 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। प्रिज्म को तो काटना बराबर बराबर ही होता है। तो प्रिज्म कटने पर कोई क्वेश्चन जैसे मान लो 10 पार्ट बनाए, तो 10 का अपने पास जैसे बेस किसको काट रहे हो आप? बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक। अगर आप लोग यहाँ पर प्रिज्म को काटते हो, मान लो बेस क्या है वो डिपेंड करेगा। तो यहां पर तो अपने पास अगर इसको काटते हो तो मुझे बताइए जैसे ही 10 पार्ट में इसको काटोगे तो क्या फर्क पड़ता है? यहां से ये लीजिए, जैसे आप लोग काटोगे तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे इसको काटोगे, वॉल्यूम अगर पूछे तो बराबर बराबर हाइट से अगर काटा है मान लो 3 भागों में, तो वॉल्यूम तो बराबर होगा। और जैसे ही अपने पास सरफेस एरिया अगर पूछता है, तो जैसे ही एक बार काट कर आप लोग ऊपर उठाओगे तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। तो जब भी आप लोग बेस को अगर काटते हो कहीं से, तो वॉल्यूम अगर पूछे तो बराबर बराबर काट रहा है तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये बेस अगर एक स्क्वायर है तो इसको हम लोग फिर क्यूबॉइड बोल देते हैं या क्यूब बोल देते हैं, या प्रिज्म भी बोल सकते हैं कि बेस एक स्क्वायर है। तो इसको कितने भी पार्ट्स में अगर आप लोग काटते हो, यहां से काट दिया तो एक कट मारते ही 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो 10 कट मारने के लिए 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 9 कट मारने पड़े। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या अपने पास हम लोग अगर प्रिज्म को काटते हैं तो ये तो क्या करती है अपने पास, किस प्रकार से 10 पार्ट में काटे तो उसके बाद वॉल्यूम पूछा है या टोटल सरफेस एरिया पूछा है? एसएससी सीजीएल 2017 में तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसका पूछा गया था कि अब टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। अगर वॉल्यूम पूछे तो सारे पार्ट बराबर बराबर होंगे। दूसरी बात, 10 पार्ट है मान लो, तो वॉल्यूम पूछे तो 10 हो, 20 हो, 25 हो, 3 हो, बराबर बराबर होंगे। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछता है तो फिर 9 कट अगर मारते हो तो 2 स्क्वायर का एरिया अपने पास, एक कट मारते ही 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है। तो 9 कट मारते ही 18 स्क्वायर का एरिया नया बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कट मारोगे तो एक ऊपर वाले के साथ बढ़ेगा, एक नए वाले के साथ बढ़ेगा, याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर आज की क्लास की। कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और पिरामिड के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पिरामिड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो अपने पास होती है ई, आप लोग मान लीजिए इस चीज को ई से ए तक, ई से बी तक, ई से सी तक, इस चीज का जो नाम था वो अपने पास स्लांट एज था। एक बार क्वेश्चन पूछने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोग सुनते रहो। पिरामिड के बारे में तभी जाकर आपको समझ में आएगा। फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, एक आज मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, एक कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे 2 दिन करके जब मैं आपको पिरामिड पूरा पढ़ाऊंगा तब जाके आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही से क्लियर होंगे। ये मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब जाके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होगा। एक बार में पिरामिड थोड़ा सा कम समझ में आता है, और पिरामिड जो अपने पास है इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। यहां पर ये जो पहली बात, तो इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन का डायग्राम बन के नहीं आता। वहां तो लैंग्वेज में क्वेश्चन में नाम ही अपने पास आएंगे, और कौन से का क्या नाम होता है अगर ये भी आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप लोग क्या ही कर पाओगे। तो यहां से अपने पास ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास स्लांट एज है, इसकी तिर्यक या तिरछी कोर है, तिर्यक किनारा अपने पास है।
तिर्यक कोर या तिरछा किनारा। ये अपने पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर तिर्यक कोर या तिरछा किनारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट एज। अगर कोई भी अगर अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से है, ध्यान से समझना, अगर यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले कोई भी लाइन, तीनों के एक ही नहीं होती है, तीन होती है, इधर भी होगी, इधर भी होगी, उस साइड भी होगी, मैं एक ही बनाता हूं, तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। कभी कभार इसका नाम तिरछी आता है, कभी कभार इसका नाम तिर्यक आता है। और अगर यहाँ पर ये मेन बीच में अगर जो आकर मिलती है, ये अपने पास होती है इसकी हाइट। ये बीच में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, तो क्योंकि राइट पिरामिड अपने पास आएगा, तो ये जो बीच में आकर मिलती है ये होती है इसकी मेन हाइट, ये इसकी ऊंचाई है। तो कम से कम आप लोगों को ये जो नाम है ये तो कम से कम पता होने चाहिए सबसे पहले कि इसके तीन नाम होते हैं, एक स्लांट हाइट होता है, एक स्लांट एज होता है, एक हाइट होता है, ऊंचाई होता है, तिर्यक कोर होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। अब ये जो हिंदी मीडियम का कोई बच्चा जैसे अगर है, तो आप लोग इसको, वैसे तो मैं दोनों में ही बोलता हूँ हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इनके नाम आप लोग कभी कभार हिंदी में जैसे आ गया उध्रु ऊंचाई, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि उध्रु ऊंचाई क्या होती है, तो ये कभी कभार आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के अंदर। तो आप लोग दोनों, मैं तो यहाँ पर दोनों ही चीज बोलता हूँ, लेकिन अचानक से कभी कभार आएगा उध्रु ऊंचाई, अब ये ही नहीं पता होगा आपको कि उध्रु ऊंचाई होती क्या है, तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उध्रु ऊंचाई ध्यान रखना, मेन हाइट को ही हम लोग बोलते हैं। तो फिर आपको इंग्लिश में देख लेना पड़ेगा एक बार कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है, कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। तो आप लोग क्योंकि साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश का भी पेपर बहुत बार आपका बहुत बार क्या हमेशा लगभग होता ही है कुछ एग्जाम्स को छोड़ के, तो उसको भी आपका थोड़ा सा ठीक बने, तो इसको आप लोग दोनों ही फॉर्म में दिमाग में रखा करो। ऐसे नहीं है कि हिंदी में हो तो सिर्फ मैं तो हिंदी में ही याद करूंगा सर, इंग्लिश में देखूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, तो फिर इंग्लिश से भी हम लोगों को देखना पड़ता है, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में कंफ्यूज करती है, तो फिर हिंदी में हम लोगों को देख लेना पड़ता है बहुत बार। हाँ संदीप कुमार, इंग्लिश में देख लेते ना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ से, ये चीज मैं कल आपको बता चुका था, मैंने ये भी साथ ही आप लोगों को बता दिया था कि इसके एल एस ए का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो अपने पास 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, इंटू अपने पास स्लांट हाइट अपने पास होता है। ध्यान रखना आप लोग, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं एलएसए में, और हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक दो गुना नहीं होता एरिया ऑफ बेस, एक गुना एरिया ऑफ बेस, क्योंकि एक ही बेस अपने पास होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, जो भी बेस हो 1/3 से इंटू करेंगे एरिया ऑफ बेस, और इंटू कर देंगे हम लोग, यहाँ स्लांट हाइट नहीं आती, यहाँ पर मेन हाइट आती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तीन फॉर्मूले भी कल मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, बोलो ठीक है क्या। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, कोशिश करना सीखने की, सीखी हुई चीजें रहेंगी तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा, थोड़ी सी कोशिश करना, देखना। ये तीन फॉर्मूले तो अपने पास कॉमन है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तो तीन अपने पास कॉमन है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, तीन फॉर्मूले अपने पास कॉमन है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस कितने भी बन जाएं, इसका अगर बहुत अच्छा सही एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर बनता है, तो याद रखना उसका बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, नहीं नहीं मेघना, ये डिस्टर्ब हो गए कुछ बच्चे बिना मतलब ही, कुछ बच्चे मतलब कुछ भी समझाओ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप ऐसे बोल रहे हो कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में देखें और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेपर पढ़ते चलोगे, मैथ्स का पेपर आएगा 25 का, आप लोग समझ नहीं पाते, 25 क्वेश्चन का पेपर आएगा, इसमें से 24 क्वेश्चन जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी की लैंग्वेज है तो हिंदी में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले सारे ही क्वेश्चन इंग्लिश में देखना और इंग्लिश वाले सारे ही क्वेश्चन हिंदी में देखना। आप जो मेरा कहने का मतलब है वो
समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ही देखना। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहां पर अपने पास हिंदी मीडियम में वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, या इंग्लिश में वो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर रही है, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा फंस सकता है जब आप एक दो एग्जाम देते हो, फंस सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि ऐसा एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ऐसा हो जाए कि आप लोग वहां पर लैंग्वेज ही नहीं सीख पाओ, तो फिर उस टाइम लैंग्वेज चेंज करके आप पढ़ लेना। मैं ये कहने की ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले सारे 24-25 के 25 क्वेश्चन देखोगे इंग्लिश में, और आप ये एक काम करो, आप चेंज कर दो कि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कंफ्यूज होते हैं तो इंग्लिश में पढ़ो। ऐसा नहीं है, फिर तो आपकी स्पीड ही गिर जाएगी। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के करने में, उसको समझने में टाइम लग जाएगा। तो आप 24-25 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, समझ में नहीं आया लैंग्वेज, कहीं फंस जाओ तो। अब देखिए आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन पिरामिड का आता है तो एक तो नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन आएगा, आधार का क्षेत्रफल दे देगा, वॉल्यूम दे देगा और हाइट पूछ लेगा। मान लो आधार का क्षेत्रफल दे दे, वॉल्यूम दे दे और हाइट पूछ ले, तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इनटू अपने पास h बराबर वॉल्यूम है। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आधार का क्षेत्रफल अपने पास ये है, ये रहा, ये दे दे और वॉल्यूम दे दे, आपको एरिया ऑफ बेस भी दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर ये चीज मुझे समझाइए कि क्या अपने पास यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या बेस कुछ भी आ जाए, बेस ऑक्टागन आ जाए, डेकागन आ जाए, 20 भुजाओं वाली कोई साइड आ जाए, बेस बेस कुछ भी आ जाए, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, जब आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेस आपके पास कुछ भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ना है अपने पास। यहां से तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हाइट निकालनी है। तो एक तो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, बेस कुछ भी आ सकता है, याद रखना बेस जो है वो कुछ भी अपने पास आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग मिलकर के बेस अपने पास क्या है, कुछ भी आ सकता है। पहली बात, जब ऐसे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जब बेस अजीब सा आ जाए तो तुरंत समझना कि वो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर बेस कुछ भी दे दे, हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन वो बनाता है तो बेस 4 ही आ सकते हैं, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, ध्यान रखना, या स्क्वायर आएगा, या अपने पास रेक्टेंगल आएगा, या अपने पास हेक्सागन आएगा। अगर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए, बेसिक से अगर वो क्वेश्चन बनाता है, तो याद रखना बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, या स्क्वायर आएगा, या हेक्सागन आएगा, या अपने पास रेक्टेंगल आएगा, ये 4 ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बेस एक बेस लूंगा मैं, क्योंकि चारों पर ही बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये पिरामिड का क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब कर पाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, और बेसिक क्लियर अगर नहीं है तो ध्यान रखना पिरामिड का क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर जैसे ही थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बना, तो एक तो आसान क्वेश्चन जैसे मैंने अभी भी बताया कि सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, वॉल्यूम गिवन होता है, एरिया ऑफ बेस गिवन होगा, और हमें हाइट वहां पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो तुरंत हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर कभी भी बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास आता है, तो याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास है। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यही चीजें समझने की हैं। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिरामिड का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा। और ये चीज नहीं समझ में आई तो पिरामिड का क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर आसान नहीं होता, हर बार आपको डराएगा कि यार इस बार ये दे दिया, इस बार ये दे दिया, इस क्वेश्चन में ये दे दिया, और एक क्वेश्चन आने की संभावना अपने पास है। याद रखना ये पॉइंट ई है, ई से मैं अगर ए को मिलाता हूं, ई से अगर मैं बी को मिलाता हूं, और ई से अगर मैं सी को मिलाता हूं, तो ये अपने पास होती है स्लांट एज इसकी होती है। और यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये अपने पास स्लांट हाइट अपने पास है, ये मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो ये अपने पास स्लांट हाइट है, मान लीजिए डी पर आकर मिल रही है स्लांट हाइट है। और ये यहाँ पर जो मेन हाइट जो होती है वो इसके ग्रेविटी सेंटर अंदर की तरफ जो आकर मिले, वो अपने पास यहाँ पर इसकी मेन हाइट होती है जो जी पर आकर मिलती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो जी यहाँ पर गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटी सेंटर है, याद रखना।
डायग्राम पूरा ऐसे है। रियल में अगर आप लोग 2D में देखना चाह रहे हो तो 2D में डायग्राम इस प्रकार से है। अगर आप लोग बनाओगे 2D तो डायग्राम अपने पास इस प्रकार से है। ये लीजिए, ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये पॉइंट जो है अपने पास जी है। ऊपर की तरफ ये जैसे मार्कर अपने पास है, ऊपर की तरफ पॉइंट ई है, ये मार्कर यहाँ पर जी पर टच कर रहा है। ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दिया जाए तो ये तो स्लांट एज है, ये ग्रीन वाली। यहाँ पर ये जो मार्कर जिसका काम कर रहा है, ये जो मार्कर है ये यहाँ पर मेन हाइट है, और इसको अगर यहाँ पर मिला दिया जाए, इस पॉइंट को, मार्कर को अगर हम लोग यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर अगर मिला दें नीचे वाले पॉइंट से, तो ये अपने पास जो है वो क्या है, यहाँ पर अपने पास स्लांट हाइट अपने पास है। याद रखना, मान लीजिए ये पेन अगर अपने पास है इस प्रकार से, पेन अपने पास हाइट होगा, ये अगर ऐसे मिला दूं मैं यहाँ पर, इस टॉप से इधर वाले ई से इधर वाले पर मिला दिया जाए, ई से सी पर, ई से बी पर और ई से ए पर तो स्लांट एज है, और यहाँ पर कोई यहाँ से अगर इसके मिड पॉइंट पर मिलाया जाए तो ये ब्लू वाली लाइन स्लांट हाइट है। दिमाग में ये चीजें याद होनी चाहिए, याद रखना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ब्रूस, कोई सर कल बैच का डेट खत्म हो जाएगा। ठीक है ब्रूस भाई, अच्छे से तैयारी करना। देखिए मैं आप लोगों को करता क्या हूँ, सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, हर एक महीने में मैं बैच लेकर आता हूँ। बैच में मैं क्या करता हूँ कि रिलेटेड, जैसे पहले मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता था तो उस टाइम तो क्या होता था कि डेली बच्चा आ जाता था, नया बच्चा, जैसे आज भी आ गया, कल भी नया बच्चा आ गया, वहां कभी भी एडमिशन बच्चा ले सकता था। तो वो क्लास में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी वहां पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि बच्चा नया तभी आ सकता है जब नया टॉपिक शुरू हो। उससे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा हमें परेशान नहीं करता कि सर मैंने आज ही एडमिशन लिया है, अब मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं, इस टाइप से फिर हमारे पास कमेंट नहीं आते और बच्चा भी परेशान नहीं होता। नहीं तो थोड़े दिन परेशान होता है वो, फिर लगता है समझ में नहीं आ रहा, फिर कहीं और जाता है, और जाने के बाद उसको पता लगता है कि किससे पढ़ूं, फिर वो वहीं वापस आता है कि उन्हीं सर से पढ़ता हूं, लेकिन टॉपिक की शुरुआत से पढ़ता हूं। तो मंथ की शुरुआत से ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो शुरुआत अपने पास है उसी से हम लोग करते हैं कि टॉपिक की शुरुआत कभी भी, एक महीने में एक बैच होता है तो वहीं से शुरुआत करते हैं, और उसको वहीं पर जाकर जिस दिन वो टॉपिक, जिस डेट को वो खत्म हुआ है उसका बैच खत्म हो जाता है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वापस एडमिशन लेना होता है, तो मैं आप लोगों के लिए, अगर किसी भी बच्चे को जिसका मैथ्स, मैं 100 में से 2 की बात कर रहा हूं या 3% की बात कर रहा हूं, जिनको लगता है कि सर हमें रेगुलर ही वापस रहना है, तो आप लोगों के लिए दूसरे जो बैचेज होते हैं उसमें मैं ऑफ थोड़ा सा करवा रहा हूं। जो पुराने अपने स्टूडेंट हैं उसमें क्या करेंगे, 20% हम लोग उसको ऑफ करवा देंगे, या रिकॉर्डेड आप लोग ले सकते हो, तो ओल्ड स्टूडेंट का उसमें भी ऑफ रहता है। भाई ध्यान रखना, कोई बच्चा छोटा अगर हो तो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास ए, बी, जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है उस बच्चे की बात कर रहे हैं भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए, बी और सी जो अपने पास है, वो देखिए आप लोग सभी लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी डायग्राम बनाते हैं ना एग्जाम में, तो हम लोग डायग्राम सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताते हैं। ये जो अपने पास है, ये डायग्राम जो अपने पास है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही डायग्राम बनाते हैं, ए, बी और सी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग डायग्राम वही बनाते हैं जिसकी जरूरत अपने पास हो। ये इसका मिड पॉइंट अपने पास डी है इधर, मान लीजिए हम लोग सिर्फ डायग्राम, मान लीजिए हाइट की जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हाइट बनाते हैं। ये लीजिए, मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग, ये जो हाइट अपने पास होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं यहां से, और ये बेसिक बहुत आपके काम आएगा। ये पॉइंट ई है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनाया करो। अगर आपके हाइट की जरूरत है तो ओनली और ओनली जो आप लोग हाइट ही बनाया करो, ये बात ध्यान रखना। यहां पर हाइट आप लोग बनाया करो, तो यहां से अपने पास याद रखना, ये जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अपने पास होगा, उसका अपने पास वहीं तो ग्रेविटी सेंटर होता है, वहीं इन सेंटर होता है, वहीं सरकम सेंटर होता है। तो ये डीजी और जीए, जो डीजी का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, डीजी होता है साइड अपॉन 2√3। डीजी अगर कभी निकालना पड़े तो साइड अपॉन 2√3, और जी अगर कभी भी निकालना पड़े तो साइड अपॉन √3। सर ये याद कैसे होंगे, ये याद ऐसे होंगे, डीजी तो है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो यहीं पर ध्यान रखना इन सेंटर अपने पास होगा, तो यहां पर इन सेंटर अगर अपने पास, यही तो ग्रेविटी सेंटर है और यही इन सेंटर होगा। अगर इन सेंटर यहां पर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों मैं आपको समझा चुका हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग यहाँ पर इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यहां पर याद होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है साइड अपॉन 2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होता है साइड अपॉन √3। एक बात सभी लोग मुझे बताइए, इस ये जो कोई भी ट्रायंगल अगर है और यहां से अगर मैं इस पर मार्कर यहां पर बनाता हूं, तो ये मार्कर इस लाइन के साथ, प्रत्येक लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइन अपने पास है ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? प्रत्येक लाइन के साथ कितनी भी लाइन खींच लो, कितनी भी लाइन खींच लीजिए, अगर मैं मार्कर इस पर परपेंडिकुलर अगर रखता हूं, इस प्रकार से ये अपने पास मान लो बोर्ड है अपना, और इसके ऊपर अगर हम लोग मार्कर रख दें, तो इसमें कितनी भी लाइन खींच लूं मैं, हाथ पर कितनी भी लाइन खींच लूं, ये जो अपने पास पेन है ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बात मुझे बताओ, ये जो मार्कर यहां पर है ये 90 डिग्री का कोण अगर अपने पास बनाता है, तो आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, ये अपने पास हाइट है इसकी h, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इधर मिलाता हूं ए से डी को, तो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ई से डी को अगर मिला दी जाए तो ये इसकी स्लांट हाइट है, ये लीजिए। तो क्या इस अंदर वाले ट्रायंगल में, इस अंदर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, ये अंदर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? और क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मुझे बताइए, कि एच के स्क्वायर में अगर आप लोग डीजी का स्क्वायर ऐड करते हो तो बराबर में अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आता है? हाँ और ना बताइए। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आता है? ये चीज बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। एच के स्क्वायर में अगर हम लोग डीजी का स्क्वायर, और डीजी निकालते कैसे हैं? डीजी साइड अपॉन 2√3। क्या बिल्कुल आपको याद है क्या कि हम लोगों ने स्लांट हाइट का स्क्वायर कैसे लिख लिया? हाँ और ना करके बताइए, ये चीज प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? उम्मीद है इस चीज को सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, इस अगला पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं, अगर ई से ए को अगर मिला दिया जाए तो क्या अपने पास स्लांट एज है क्या? अगर इधर मिलाते हो तो वो स्लांट हाइट है, इस तरफ मिलाते हो तो स्लांट हाइट है, और उधर अगर मिलाते हो ई से ए तक तो वो अपने पास स्लांट एज है। तो याद रखना दूसरा फॉर्मूला, अगर एच के स्क्वायर में, एच के स्क्वायर में अगर हम लोग ऐड कर दें जी ए का स्क्वायर, तो बराबर में क्या स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा, तिर्यक कोर का स्क्वायर आ जाएगा, हाइट के स्क्वायर में, ऊंचाई के स्क्वायर में जीए का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो अब की बार स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बेस की साइड और अपने पास यहां पर ग्रेविटी सेंटर कैसे हुआ, याद कर लो संदीप, ये अभी याद कर लो कि ये ग्रेविटी सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही होते हैं। ये सिमिलरिटी से अपने पास आता है कि दूरी अपने पास बराबर, सिमिलरिटी से नहीं कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी से पॉइंट सभी जगह क्योंकि बराबर हैं तो ये सभी जगह से बराबर बराबर दूरी पर होगा, और बराबर बराबर दूरी पर होगा तो सरकम सेंटर होता है, और जहां सरकम सेंटर होता है वहीं इन सेंटर, वहीं ग्रेविटी सेंटर, सारे सेंटर एक ही जगह। अभी आप लोग याद कर लो, वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है लेकिन वो कोई काम का भी नहीं है। यहां पर बाकी आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये मार्कर की हाइट सेम है, ये वाली हाइट सेम है, एक कोण 90 डिग्री है, तो आर एच एस से तीनों के तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते ही तीनों बराबर बराबर होते ही सरकम सेंटर हो गया, और सरकम सेंटर ही इन सेंटर होता है। यहाँ पर कोई सा ही सेंटर प्रूव कर लो, वही इन सेंटर होता है, वही सरकम सेंटर होता है, वही ग्रेविटी सेंटर होता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से मैं कहने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइट के स्क्वायर में जी कैसे हम लोग हाइट देने के बाद स्लांट हाइट या स्लांट एज निकालनी पड़ती है, या स्लांट एज देने के बाद हाइट निकालनी पड़ती है, या स्लांट हाइट देने के बाद हाइट निकालनी पड़ती है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूले अपने पास काम के हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जीए के स्क्वायर में एच का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, और एच स्क्वायर में जी ए डीजी का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट, और जीए का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको एक बात फिर से समझाऊंगा, ये मैंने अलग अलग डायग्राम यहां पर बनाए हैं। मान लो अगर मैं इस फेस की बात करता हूं, ए बी और सी, ए है, बी है
और अपने पास ये सी है, यहां से अपने पास ये जो है अपने पास डी, ये लीजिए ये पॉइंट अपने पास डी है, और यहां से एच, ये जो अपने पास है वो एच है। तो अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है कौन, ये चलिए आप लोग हाइट छोड़िए, यहां पर एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास ई है, चलो बना लो, ठीक है। अपने पास यहां से इसको अगर आप लोग मिलाते हो तो ये अपने पास इसकी जो है वो स्लांट हाइट है, ये जो अपने पास है स्लांट हाइट है, और ये जो अपने पास है इधर वाली ये अपने पास स्लांट एज है। इसीलिए मैं इसकी हाइट नहीं बना रहा था एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये लीजिए, मुझे एक बात बताओ, और ये यहां पर जो जी पर आकर मिले इसकी मेन, ये अपने पास हाइट है, ये अपने पास यहां पर आकर मिल रही हाइट है, और ये तीन की तीन अपने पास स्लांट एज होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। और ये अपने पास जो स्लांट एज है, देखिए ध्यान से समझना, मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसका जो फेस का एक ट्रायंगल है इसकी मैं बात कर रहा हूं। एक तो ये स्लांट एज है, एक अपने पास ये स्लांट एज है, इसकी जो फेस है एक, इसकी मैं बात कर रहा हूं। नीचे वाला ये अपने पास बेस है, आधार की भुजा है, और ये वाली अपने पास मेन हाइट है, मेन हाइट नहीं सॉरी स्लांट हाइट अपने पास है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है इस डायग्राम में, इसमें मैं आपको समझा देता हूं, ये डायग्राम ज्यादा सुंदर बना था हमसे। मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास यहां पर डीजी और जीए गिवन नहीं होगा दिवाकर, डीजी और जीए गिवन नहीं होगा, साइड गिवन होगी, बेस की साइड अपने पास ए है, तो डीजी निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, और जीए निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। ये याद कैसे होंगे? ये याद होंगे, एक तो इन रेडियस है, याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस, बोलो ठीक है क्या? यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो अपने पास डीजी का जो अपने पास यहां पर ये तो जीए का फॉर्मूला अपने पास होता है साइड अपॉन रूट, ये फॉर्मूला कहां से आया? परिवर्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस और इन रेडियस। इसको एक बार में सुनो भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो मैं आपके लिए ये बनाता हूं, यहां से ये वाली साइड बीसी है, ध्यान से समझिए, ये वाली साइड बीसी है, ये सामने वाली साइड अपने पास डीए है। अगर ये दो मार्कर आपको दिखाई दे रहे हो, एक साइड अपने पास बीसी है, यहां से ये वाली जो साइड अपने पास है ये अपने पास बीसी है, इसके सामने अपने पास साइड गई हुई है डीए, एक अपने पास बीसी है, इसके सामने वाली जो साइड गई हुई है वो डीसी। तो मुझे बताओ, ये जो स्लांट हाइट अपने पास होगी, क्या डीए के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? अगर मैं पूछूं कि जो स्लांट हाइट अपने पास होगी, क्या डीए के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? स्लांट हाइट जो है डीए के साथ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कि इधर 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं बनाएगी, ये तो झुकी हुई है। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्या स्लांट हाइट डी से ए तक जो साइड अपने पास जा रही है, डीए जो साइड अपने पास जा रही है, क्या उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? तो आप तुरंत कहोगे सर ये झुकी हुई है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। ध्यान रखना, ये जो अपने पास है, मैं ये पॉइंट डी बना रहा हूं, डी से तीन साइड गुजर रही हैं, एक तो बी से तो पूरी इधर से आई, ये वाली रोड तो निकल गई, एक यहां से एक रोड निकली हुई है डी ए पॉइंट में बना रहा हूं, और एक ऊपर से हवाई मार्ग आकर ऐसे मिला हुआ है इस प्रकार से डी ए, डी पर तीन पॉइंट अपने पास मिल रहे हैं। तो ये डी ए जो अपने पास है, इसके साथ तो ये मार्कर जो होगा आगे की तरफ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, क्योंकि अपने पास आगे की तरफ ये स्लांट हाइट झुकी हुई है। तो यहां तो ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण आगे वाली के साथ तो नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसको मैं कितना भी आगे की तरफ झुका लूं, अपने साथ वाली साइड के साथ तो क्या 90 डिग्री का कोण होगा क्या? मुझे बताओ, डीए के साथ तो आगे वाली जो साइड है उसके साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, लेकिन क्या अपने साथ वाली जो साइड होगी, यहां पर जो बीसी साइड होगी, इसको कितना भी झुका लूं मैं, इस साइड जो कोण होगा वो क्या हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सामने वाली के साइड के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, सामने तो निकलेगी, लेकिन इसको क्योंकि आगे की तरफ झुकी हुई है, लेकिन इसको कितना भी जितना मर्जी है उसको झुका लो, ये साथ वाली के साथ जो कोण होगा, मुझे बताओ कितना भी आगे की तरफ झुका लो, ये जो एंगल होगा यहाँ पर, क्या वो तो 90 डिग्री होगा क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो एंगल यहाँ पर होता है, साथ वाले सामने वाली के साथ नहीं, इधर वाली के साथ 90 डिग्री का कोण होगा। तो अगर मैं इस फेस की बात करता हूं, तो इस फेस पर
जो एंगल अपने पास यहाँ पर इसमें 90 डिग्री का कोण अगर हो गया तो ये तो अपने पास स्लांट हाइट है और ये साइड का आधा, इसको अगर ऐड करते हो तो भी अपने पास स्लांट एज आता है, ध्यान रखना ये तो साइड का आधा है। यहां पर आप लोग एक और फॉर्मूला अपने पास क्या है, यदि स्लांट हाइट के स्क्वायर में स्लांट हाइट से कभी भी एज अगर निकालनी पड़े तो स्लांट हाइट के स्क्वायर में अगर साइड बाई 2 का स्क्वायर ऐड करते हो, साइड जहां पर ए मान लो, तो अपने पास बराबर में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर स्लांट एज का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। तो स्लांट एज दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, अगर स्लांट हाइट दी हुई है तो स्लांट हाइट में साइड का आधा ऐड करोगे तो स्लांट एज आ जाएगा, और अगर मेन हाइट दी हुई है तो उसमें जीए का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो अपने पास ये आ जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 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 देखकर इसको समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या समझा दिया है, और ये तीनों फॉर्मूले आप लोग जरूर लिखना। और ध्यान रखना आप लोग इस चीज को याद रखना, एक बार अगर ये माइंड में सेट हो जाएगा आपके 3D, तो फिर आपको मतलब क्वेश्चंस करने में जोर नहीं आएगा, ये याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपके दिमाग में, अगर 3D का डायग्राम बनना शुरू हो गया तो फिर आपसे हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप। यहां पर मैंने बताया 4 बेस आ सकते हैं अच्छे क्वेश्चन में, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैंने पहले समझाया, दूसरा अपने पास आ सकता है एक स्क्वायर आ सकता है, ध्यान रखना। चलिए मैं उसको भी समझाता हूं। अगर अपने पास कभी भी बेस अगर एक स्क्वायर अपने पास आता है, बेस अगर एक स्क्वायर आ जाए यहां पर, तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये इस प्रकार से अपने पास बेस एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। तो ई से ए तक, ई से बी तक, और ए से सी तक, और ए से डी तक, ये तो है इसकी स्लांट एज। ये अपने पास इसकी स्लांट एज है। ये अंदर जो हम लोगों ने बनाया वो इसकी मेन हाइट है, और ये अपने पास जो यहां पर आकर मिले, यहां इस साइड भी हो सकती है या इधर इसके मिड पॉइंट पर भी हो सकती है, वो इसकी होती है स्लांट हाइट, ये लीजिए। और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ओ। रियल में डायग्राम जैसे ही मैं ऐसे बनाता हूं, चीजें आप लोगों को यहां पर अजीब लगना शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखना। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, डी भी मिड पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी से ही आया भाई। ये देखिए अपने पास यहां से ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। रियल में डायग्राम इस प्रकार से, अगर आप लोग ये जैसे ही डायग्राम में बनाऊंगा तो दिमाग में कोई भी ऐसे डायग्राम अच्छे से सेट नहीं होगा, क्योंकि ताकि आप लोग सोच पाओ, तो मैं तो आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर दोनों मार्क, दोनों जो डायगोनल जहां पर मिलते हैं वहां पर अपने पास आकर मिलती है इसकी हाइट एच यहां पर। तो एच यहां पर ये पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट ई है, और ई से ए को ध्यान से समझना, ई से अगर हम लोग ए को, ये मार्कर जो है वो ए हाइट का काम कर रहा है, ई से बी को, ई से सी को और ई से डी को मिला दिया जाए तो वो अपने पास स्लांट हाइट है, सॉरी अपने पास स्लांट एज है, तिर्यक कोर अपने पास है, किनारा अपने पास है, ई से डी तक, ई से सी तक, ई से बी और ई से ए। और यहां से इसके मिड पॉइंट को या इसके मिड पॉइंट को या पीछे वाले के मिड पॉइंट को या इधर मिला दिया जाए, वो अपने पास हाइट है। और ये जो मार्कर काम कर रहा है ये अपने पास हाइट का काम कर रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। रोहित यादव कह रहा है कि सर स्लांट हाइट और स्लांट एज में डिफरेंस क्या है, कल भी मैंने बताया था, फिर मैं बता देता हूं। अगर आपका कमरा एक स्क्वायर जैसा है, आपका रूम जिसमें आप लोग रह रहे हो स्क्वायर जैसा अगर है, तो इसके नीचे वाले चार जो कोनों से अगर चार रस्सियां हम लोग फैन के बांध दें तो एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है। और ये जो चार रस्सियां आपने बांधी हैं, ये अपने पास चारों की चारों रस्सियां जो होंगी ये आपके लिए काम करेंगी। किसके लिए अपने पास काम करती हैं? इसकी स्लांट एज का, तिर्यक कोर का स्लांट एज इसको बोलते हैं। और दोनों कोनों का जो मिड पॉइंट है नीचे की तरफ, दो जो कोने हैं दोनों तरफ, एक कोना इस तरफ है एक इस तरफ, उसके मिड पॉइंट पर जहां पर मैं खड़ा हूं इस बोर्ड के नीचे, उस वहां से अगर एक रस्सी फैन के अगर बांध दी जाए तो ये अपने पास स्लांट हाइट होती है। ये डिफरेंस है दोनों का। स्लांट का मतलब तिरछी या तिर्यक। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये साइड अगर अपने पास ए है, ध्यान से समझिए,
ये साइड अगर मान लीजिए अपने पास ए है, तो क्या ये यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी क्या अपने पास साइड की आधी होती है क्या? a/2 होगी, या इधर भी कितनी होगी? a/2 होगी। ये लीजिए, ये अपने पास डायगोनल की आधी होगी, यानी कितनी होगी? d/2 होगी, डायगोनल का आधा होगा। एक बात सारे लोग मिलकर बताओ, ये जो अपने पास यहां पर, ये मान लो ये बोर्ड है, इस पर ये अपने पास हाइट है, तो इस हाथ पर मैं कितनी भी लाइन खींचूं, ये मेरा जो पेन है इस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अब आपके खुद के दिमाग में आना शुरू होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इस मार्कर की हाइट में, ध्यान से समझिए, ये जो मार्कर है इसकी हाइट में, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर ये जो मार्कर अपने पास था, इसके हाइट में, मार्कर के हाइट में, यदि हम लोग डायगोनल के आधे का स्क्वायर ऐड कर लें, ये जो मार्कर है इसके हाइट में डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर ऐड कर लें, तो क्या स्लांट एज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और हाइट के स्क्वायर में साइड के आधे का स्क्वायर अगर प्लस करोगे, तो क्या स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा क्या? हाइट के स्क्वायर में, क्योंकि हाइट 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और हाइट के स्क्वायर में साइड के आधे का स्क्वायर अगर ऐड करोगे, ये अपने पास h है, हाइट के, ये मार्कर हाइट हाइट का काम कर रहा है, इसका स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट आ जाएगी, और हाइट के स्क्वायर में डायगोनल का आधे का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज आ जाएगी। बताओ बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। हरिओम मीणा कह रहा है फैन नहीं है सर, एसी है। तो हरिओम फैन लगा लो ये क्वेश्चन समझने के लिए। एक ही तो क्वेश्चन समझना है, इसके लिए मार्केट जाओ, फैन खरीद डालो और फैन चिपका लो एक बार, तभी समझ में आएगा, नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा। ये तो दीपक जहां पर मिलते हैं, दीपक भाई, ये इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि डायगोनल्स दोनों एक दूसरे के यहाँ पर मिड पॉइंट पर काटते हैं। ये भी a/2 होता है, इधर भी a/2 होता है, इधर भी a/2 होता है, दोनों अपने पास मिड पॉइंट पर होते हैं। ये स्क्वायर बना लो यहां से, कि यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी a/2, इधर भी a/2, तो ये तो मिड पॉइंट ही होते हैं भाई। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आपको डायग्राम बनाना पड़े, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको डायग्राम बनाओ एग्जाम में कभी भी, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही डायग्राम आप लोग बनाना। ये लीजिए, जब आप लोग डायग्राम बनाते हो एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला बेस ही आप लोग बनाना। जब एग्जाम में अगर डायग्राम आप लोग बनाते हो, तो ओनली ये नीचे वाला बेस ही आप लोग बनाओ। उसके बाद जिस चीज की जरूरत है वो आप लोग बनाना, ए, बी, सी और डी। ये वाला पॉइंट अपने पास ओ है, तो यहां से अगर हमारे पास, ये ध्यान दीजिए, ये जो अपने पास है, यहां से इसकी हाइट सिर्फ आप लोग बना लीजिए, इसके हाइट आप लोग बना लीजिए, ओनली और ओनली इतना ही काम आप लोग कर लीजिए। इसके हाइट आप लोग बना लो, इसके बाद जिस चीज की जरूरत है, और रियल में ये हाइट ध्यान रखना, जैसे इस प्रकार से पेन है बोर्ड पर, 3D में ये अपने पास है, यहां पर है, ध्यान रखना, बोलिए सही है क्या? बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चा तरुण कह रहा है, तरुण जडेजा कह रहा है तराजू भी ऐसे होता है। तराजू में क्या होता है कि अरुण, तरुण, जब वो बच्चा फैन और एसी में ही कंफ्यूज है, तो तराजू नीचे से फिर अपने पास सर्कुलर होगी, तो सर्किल के फॉर्म में सर्कुलर अगर होगी तो उसको और परेशान कर देगा, और वो सोचेगा पता नहीं इसमें तराजू में जो अपने पास वो बंधी भी होती है रस्सियां, या अपने पास जो भी वहां पर वो जो बंधा हुआ रहता है, उसमें लगेगा सर उसमें तो 5 बंधे हुए थे मैंने जब देखा, और इसमें आपने तो 4 ही बांधे हैं। तो वो तराजू बता दूंगा तो भाई और कंफ्यूज हो जाएगा वो तो। जब वो फैन एसी में कंफ्यूज है, वो उसको सोच नहीं पा रहा है कि, मान लो मैं खुद ही मान लेता हूँ कि फैन लगा हुआ है, वो उस चीज को भी नहीं सोच पा रहा है कि कोई बात नहीं, अपने पास यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक फैन लगा हुआ है, कौन सा उसमें फैन लगाना है, कौन सी रस्सी बांधनी है, ऐसा थोड़ा ना कि रस्सी लाएगा बांधेगा फैन फिर उसके समझ में आएगा। हमारा दिमाग इतना अच्छा है कि जो सोचना चाहो वो दिमाग में डायग्राम बना लेता है कि हाँ यार इतना ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस बच्चे को फैन एसी में फंसा हुआ है वो। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास हाइट के स्क्वायर में, ध्यान से समझना,
क्या हम लोग यहां से हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करें, ये हाइट अपने पास ये रही मार्कर, हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर ऐड करें तो क्या स्लांट एज अपने पास आ जाएगा क्या? तो यहां से अपने पास स्लांट एज अगर निकालनी है तो ये मार्कर जो अपने पास हो गए बोर्ड पर इस प्रकार से ध्यान रखना, ये जो मार्कर अपने पास है ये बोर्ड पर इस प्रकार से है कि जो अपने पास 90 डिग्री का कोण बना रहा है पूरे बोर्ड पर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से दिखने में 3D के डायग्राम ऐसे लगते हैं, लेकिन क्या एक कोण 90 डिग्री होगा क्या? और ये अपने पास d/2 अगर डायगोनल का आधा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या लिखा जा सकता है कि हाइट के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे, एच स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, स्लांट एच का स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए तिर्यक कोर का स्क्वायर आ जाएगा, ये लीजिए। ये जो कितनी भी लाइन खींचो बोर्ड पर, मार्कर प्रत्येक के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। याद रखना मैं तो बिल्कुल स्लो, इतना बेसिक सा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि मतलब मैथ्स कितना भी वीक हो तो आप लोग मतलब खुद ही सोचना शुरू कर देते हो थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको कोशिश आपकी तरफ भी करना पड़ेगा भाई। तो यहां पर बताइए बात समझ पाए हो क्या आप लोग? मार्कर जो है प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो हाइट के स्क्वायर में डायगोनल का आधे का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज आ जाएगा, और हाइट के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो स्लांट हाइट का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। अगर अपने पास इधर वाला इस प्रकार से हो, ये मुझे एक बात बताओ, यहां से ये दूरी कितनी होगी, या इधर ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी अपने पास हो सकती है, तो ये दूरी भी a/2 होगी। रेडी में डायग्राम ऐसे बनेगा, दूरी a/2 और इधर भी दूरी a/2, तो आप लोग कहीं भी मिला सकते हो, इधर मिला सकते हो या अपने पास इधर मिला सकते हो, दोनों बात एक ही है। कोण होगा ये 90 डिग्री, इधर भी वो ज्वाइन कर सकते हो, या आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो इधर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये लोग। तो क्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग लिख, तो ये h यहाँ था, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि h के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो बराबर में अपने पास क्या आ जाता है, तो आप कहोगे सर स्लांट हाइट अब की बार आती है। तो ये चीजें दिमाग मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है बाद में, तो ये चीजें रटने के बजाय समझना कि h के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर लें, यहां पर हाइट के स्क्वायर में अगर डायगोनल के आधे का स्क्वायर ऐड करते हो तो स्लांट एज का स्क्वायर आता है, और हाइट के स्क्वायर में साइड बाई 2 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आता है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना मुझे कि ये समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, अगला जो पॉइंट अपने पास है, क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कोने में बैठे हुए आज, ये इस साइड हम लोग बाद में करेंगे, पहले बेसिक हम लोग समझ रहे हैं पूरा। और इनके बेसिक क्लियर अगर नहीं हुए तो रटने से क्वेश्चन नहीं होगा। होता क्या है कि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं तो पर्टिकुलर वो फाइल तो आप लोग बहुत फास्ट कर लेते हो, जैसे आपके बेसिक क्लियर नहीं है और मैं आपको ट्रिक्स रटवाऊंगा तो वो वाली फाइल तो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरी जो फाइल अगर करने की कोशिश करोगे तो वो होंगे ही नहीं जब बेसिक से क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चन आते ही। तो इनका इनका मतलब एडवांस मैथ्स में आपको बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, बेस अगर एक रेक्टेंगल अपने पास हो, अब की बार आयत अपने पास है, ये एल है ये बी है, यहां पर इस प्रकार से ये जो अपने पास यहां से अगर अपने पास मेन हाइट का काम कर रहा है, जहां पर दोनों डायगोनल आकर मिलेंगे ये अपने पास हाइट होगी। अगर हम लोग यहां से मिला दें, ई से अपने पास ये पॉइंट ई है, ई से ए को, ई से बी को, ई से सी को और ई से डी को अगर मिला दें तो ये अपने पास यहाँ पर एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक रेक्टेंगल अपने पास है। ध्यान रखना रियल में ये डायग्राम अगर आप लोग बात करो 3D में अगर सोचना चाहो तो ये डायग्राम इस प्रकार से है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ए बी सी और डी, रियल में ये जो डायग्राम अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास है, ये लीजिए।
ए बी सी और डी रियल में डायग्राम अपने पास इस प्रकार से है। तो अपने पास मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि यहां से अपने पास ये जो हाइट है वो अपने पास एच है। देखना आप लोग अब की बार ये जो मार्कर है ये इस बोर्ड पर प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितनी भी लाइन में खींच दूं ये मार्कर प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां पर इस हाथ के साथ इस हाथ पर जितनी भी लाइन अपने पास है इनके साथ ये जो मार्कर है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, याद रखना। तो ये चीज आप लोग यहां पर कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां से ये डायगोनल का आधा है और ये अगर एल है तो अब की बार इधर वाला तो होगा L/2। पिछली बार तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और ये कितना होगा तो ये होगा अपने पास B/2। ये लीजिए। तो याद रखना हाइट के स्क्वायर में डायगोनल का आधे का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा और हाइट के स्क्वायर में अगर L/2 का स्क्वायर ऐड करते हो तो स्लांट हाइट आएगी और हाइट के स्क्वायर में B/2 का स्क्वायर ऐड करते हो तो स्लांट हाइट आएगी। याद रखना, ध्यान रखना कि यहां पर जो स्लांट हाइट टोटल 4 होती है लेकिन 2 टाइप की होती है। चारों की चारों बराबर नहीं होती। अब की बार स्लांट हाइट चारों इक्वल नहीं होती। एच के स्क्वायर में अगर L/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो ये स्लांट हाइट आएगी। जितनी इधर होगी उतनी इस साइड होगी, जितनी आगे की तरफ होगी उतनी पीछे की तरफ होगी। होती तो स्लांट हाइट 4 है लेकिन याद रखना अपने पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। जितनी सामने वाली होगी उतनी पीछे वाली होगी, जितनी साइड वाली होगी इतनी ये वाली होगी। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो अपने पास है कोशिश करना समझने की आप लोग। अगर अपने पास इस प्रकार से अगर कोई डायग्राम बन रहा है रेक्टेंगल, इसको मैं उधर भेज देता हूं। ये अगर अपने पास कोई भी डायग्राम अगर इस प्रकार से बन रहा है, ये रेक्टेंगल अपने पास बन रहा है, ये लीजिए ए बी सी और डी। जब भी आपको डायग्राम बनाना पड़े मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो अपने पास ओनली इतना ही बनाना एग्जाम में, ओनली यहीं तक आप लोग बनाना। ये लीजिए ओनली इतने से ही आपका काम चल जाएगा। इसी को आपको बनाना है, याद रखना। एक अपने पास एल है, एक अपने पास बी है और ये अपने पास एच है। तो क्या हाइट के स्क्वायर में मुझे बताओ D/2 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करें, डायगोनल के आधे का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करें तो क्या अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर बन जाएगा क्या? और स्लांट एज तो इसकी चारों ही बराबर होंगी। ध्यान रखना कहीं कोई दिक्कत अपने पास आएगी ही नहीं। तो क्या अपने पास ये जो एच के स्क्वायर में पहला अपने पास एच के स्क्वायर में डायगोनल का आधा जो पीछे फॉर्मूला स्क्वायर में लिखवाया हुआ था वही फॉर्मूला यहां पर है। तो क्या स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? रोम्बस और स्क्वायर में सेम नहीं होगा सुंदरम। रोम्बस और स्क्वायर में साइड का तो स्लांट एज वहां तो सेम होगा लेकिन जो डायगोनल है वो दोनों अलग अलग होंगे। डायगोनल जो है वो दोनों अपने पास अलग अलग होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जब इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा बेसिक क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो बेस आपके सामने 4 ही अपने पास बन सकता है। ओनली क्योंकि अपने पास राइट पिरामिड नाम आता है, राइट प्रिज्म नाम आता है, सम पिरामिड नाम आएगा। तो 4 के बारे में मैं आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूं। तो यहां से एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो अपने पास यहां से यहां तक है ये तो अपने पास एल है और ये अपने पास बी है। तो ये इधर अगर मैं मिलाता हूं तो ये एल का आधा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी स्लांट हाइट जो होगी यहां से यहां तक, अगर मैं एच के स्क्वायर में L/2 का स्क्वायर अगर ऐड करता हूं तो क्या स्लांट हाइट फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा क्या? और यदि मैं एच के स्क्वायर में दूसरा यहां से ये वाली जो साइड होगी ये B/2 होगी। मैं बता चुका हूं स्लांट हाइट 4 होती है लेकिन 2 टाइप की होंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। यहां संदीप कुमार फिर राइट पिरामिड वो बनेगा ही नहीं। यही तो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर वो राइट पिरामिड नहीं बनेगा। अपने पास फिर सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि आधार का क्षेत्रफल ये है, वॉल्यूम ये है, तो चलिए आप लोग उसकी हाइट बना दो। फिर ऐसे क्वेश्चंस अपने पास सीधे बनते हैं। अगर अलग क्वेश्चन आया बेसिक से पूछेगा तो ये 4 अपने पास बेस होता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास एच के स्क्वायर में B/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट एच सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। दो स्लांट दो टाइप की होती है।
स्लांट हाइट सेकंड मान लीजिए। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा आज समझ में आ गया कि इसको स्लांट हाइट फर्स्ट बोलते हैं और इसको स्लांट हाइट सेकंड बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको बताने के लिए कि दो टाइप के होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। वहां पर ऐसा नहीं है कि पहली स्लांट हाइट बताओ या दूसरी बताओ। वो पूछेगा कि आपको चौड़ाई पर स्लांट हाइट चाहिए या लंबाई पर स्लांट हाइट चाहिए, वो हम लोगों से पूछता है, तो उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो लिख कर देगा, ध्यान रखना आप लोग। पहली बात। दूसरी बात, अपने पास ये था, अपने पास रेक्टेंगल, और इसको दो तीन बार देखकर बार बार देखकर इनको समझने की कोशिश आपको करनी है भाई। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब कम समझ में आए तो दो चार बार देखना है इसको। क्योंकि पिरामिड मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा अपने लिए आसान होता है नहीं। जो बच्चे 3D का डायग्राम माइंड में नहीं सेट कर पाते उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल रहता है। मैं तो पूरा का पूरा आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। कंप्लीट जितना भी बेसिक हो सकता है वो सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन आपको जिनको थोड़ा सा कम डायग्राम बन पाते हैं, विजुलाइज कम कर पाता है 3D में डायग्राम को, तो इसको दो तीन बार देखना। कुछ बच्चों का सब कुछ क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सामने वाली और पीछे वाली स्लांट हाइट बराबर होगी, साइड वाली दोनों बराबर होंगी। ये अपने पास यहां से अगर बेस एक हेक्सागन हो, बेस अगर हेक्सागन हो, तो प्रत्येक बच्चे को ये बात पता होगी कि हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं। हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ए, ये पॉइंट मान लो ओ है, ये ए बी सी डी और ई। अगर हमारे पास ये ऊपर वाला पॉइंट ई है, मुझे एक बात बताओ, ई से ए को, ई से बी को, ई से सी को, ई से डी को, ई को एफ को अगर बांध ओ कोई पॉइंट पी मान लो ऊपर, क्योंकि ई इधर आ गया है, तो इनको बांध दिया जाए तो ये तो होती है स्लांट एज। और इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये होती है इसकी हाइट। तो यहां पर मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसकी साइड मान लीजिए ए है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और आप लोग ओनली इसकी हाइट बना लिया करो। रियल में जो ये हाइट का काम कर रहा है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया, ए और ए, इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाता है। तो ये जो हाइट है ये रियल में मार्कर की तरह 3D में आपके पास ये ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई दे रही होगी हाइट। बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेड वाली लाइन मैं खींच रहा हूं, ये लाइन इस प्रकार से सामने की तरफ ऐसे अपने पास आई हुई है आपकी तरफ, ये ऐसे है। लेकिन जब ऐसे लाइन तो मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे पास 3D का पेन तो है नहीं। 3D का पेन होता तो मैं इंक लेता और यहां से ऐसे मैं बोर्ड इसी में कैमरे में ही घुसा देता इंक को, तो आपको दिखता कि हाँ यार ये हाइट है, और फिर कभी भूलते ही नहीं आप। लेकिन 3D का कोई है नहीं, तो हम लोग फिर 3D में आगे वाली हाइट को इसी प्रकार से मिलाता है। तो मुझे एक बात बताओ, हाइट के स्क्वायर में ए का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो क्या अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा क्या? ये हाइट अपने पास है, यहां पर हाइट के स्क्वायर में अगर आप लोग ए का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो क्या अपने पास यहां से यहां तक, मुझे बताइए, स्लांट हाइट स्लांट एज का स्क्वायर बन जाएगा। हाइट ये रही, ये ए है, यहां से यहां पर अगर आप लोग मिलाओगे तो एच के स्क्वायर में साइड का स्क्वायर अगर ऐड करते हो आप लोग तो इधर से स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है क्या कि एच स्क्वायर में अगर साइड का स्क्वायर ऐड करते हो तो स्लांट एज का स्क्वायर? बताओ कैसे लिख दिया, सभी लोग समझ पाए होंगे। अब ये चीजें यहां से शुरुआत में हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, शुरुआत में ऐसा हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, लेकिन अब ये बात आपके दिमाग में मेरे से पहले आनी शुरू हो जानी चाहिए कि हम लोग इसको कैसे लिख पा रहे हैं या क्या लिखेंगे। बताओ ठीक है क्या? अब अगर इस एच के स्क्वायर में, ये बात ध्यान से सुनना, एच के स्क्वायर में अगर यहां पर हम लोग मिला दें तो अपने पास स्लांट हाइट होगी। लेकिन स्लांट हाइट के लिए याद रखना हम लोगों को एक दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये यहां से यहां तक इसके मिड पॉइंट तक जो की जो दूरी होगी, वो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है क्या बेस इसका एक? इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड होता है। तो क्या h के स्क्वायर में √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर अगर आप लोग ऐड करते हो तो क्या अब की बार यहां से यहां तक अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा? बोलिए ये बात क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हो क्या? ये तो h है, ये दूरी अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो दूसरा क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि h स्क्वायर में √3/2 इंटू ए का स्क्वायर अगर आप लोग ऐड करते हो तो बराबर में अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए पिरामिड के अंदर। और ये चार जो अपने पास बनते हैं बेस, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये चीजें प्रत्येक बच्चे को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने के बजाय आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस करने के बाद वापस थ्योरी पढ़नी है, तब जाके पॉइंट आपके क्लियर होंगे। चलिए आइए आप लोग। ये रहा, काफी देर से आज सुबह से जब से मैं आया हूं बेचारा छुपा हुआ है क्वेश्चन, उस कोने में छुपा हुआ था, अब इसको मौका मिला है। चलिए कीजिए। करने की कोशिश करो। जितेंद्र मैं बताऊंगा धीरे धीरे लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा भाई। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह मैंने कल भी बताया था पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा सुंदर नाम है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोगों से पूछा गया है। तो ये अपने पास यहाँ पर कभी भी अगर इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आता है, मैं फिर आपको बता चुका हूं कि आप लोग ओनली और ओनली आप लोग बेस और हाइट बनाया करो, और उसके बाद आगे जिस चीज की जरूरत होगी ओनली हम लोग उसी को बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर शुरुआत में सिर्फ बेस को और हाइट को हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद तो जिस चीज की अपने पास जरूरत होगी उसको हम लोग बनाएंगे। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 12 है, और आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो ये अपने पास यहां से यहां तक ये कितना हुआ? पहले तो आप लोग इतना ही बना लो। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा तो पता है कि स्लांट हाइट चाहिए यार। लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछा है तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हमें यार स्लांट हाइट चाहिए। तो ये मुझे बताओ 10 है तो ये क्या 5 होगा क्या? आप लोग मुझे बताइए। यहां से यहां तक ये अपने पास 5 होगा, और 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो क्या इसकी स्लांट एज जो अपने पास है, स्लांट हाइट जो आएगी वो क्या 13 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा। तो एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार का परिमाप तो 40 है, इंटू स्लांट हाइट अपने पास 13 है, तो क्या 260 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या अपने पास एलएसए में आधार का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर 100 जोड़ दो, ये लीजिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल 100 है, इंटू हाइट कितनी अपने पास 12 है, तो ये 3 से कट गया 4 बार तो ये आ गया 400। क्या आपने सभी लोगों ने ये चीज बताइए सोल्व कर ली थी क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने पास 400 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। सभी लोग बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब आपको मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चंस मैंने आपको एक क्वेश्चन तो करवा दिया है। अब आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। मेरा तो काम है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊं, लेकिन आप लोग मुझसे पहले ही क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 301 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग यहां पर।
प्रत्येक बच्चे से अब क्वेश्चन होने चाहिए। एक पिरामिड का आधार एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 10 है। तो याद रखना, ओनली जब भी हमें इस चीज की जरूरत पड़े ओनली आप लोग बेस बना लीजिए। बेस की साइड अपने पास 20 है और यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, याद रखना। तो एक तो आपने बेस बना लिया और एक आप लोग इसकी हाइट पर आप लोग काम कर, हाइट बना लीजिए। दो ही चीज आप लोग बनाइए। ये लीजिए, ये अपने पास कितना है, 10 है। तो यहां से हमें लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत होगी, बोलो ठीक है क्या? आज क्लास ओवर होने से 2 मिनट पहले बताओ समी सिंह, क्या बात करनी है भाई? तो यहाँ अपने पास ये जो होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो हाइट होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि स्लांट हाइट हम लोग मिलाएंगे। तो इसकी हाइट क्या अपने पास √3/2 इंटू साइड ही होती है क्या? और साइड अपने पास √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 20, तो क्या 10√3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 10√3 आ गया है। और यहाँ इसके स्क्वायर में अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा है, हाइट के स्क्वायर में √3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट अपने पास आ जाएगी 10 का स्क्वायर। सो हाइट के स्क्वायर में √3/2 इंटू साइड, 3 का स्क्वायर 3 और 10 का स्क्वायर 300। तो ये मुझे बताइए 20 आ गई, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और स्लांट हाइट और हाइट अगर आपके पास है तो आप लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या अब हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? बताइए। इसके अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो, नहीं पहले कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? तो आधार का क्षेत्रफल, आधार है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इंटू √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, नहीं आधार का परिमाप होता है भाई 1/2 आधार का परिमाप। तो आधार की साइड अगर 20 है तो 20 × 6 120 होगा, इंटू अपने पास स्लांट हाइट होता है और स्लांट हाइट भी अपने पास 20 ही आ गया है, तो 2 से कट गया 10 बार, ये अपने पास आ गया 1200। यदि हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 1200 में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 20 का स्क्वायर 400, तो 4 से कट गया अपने पास 100 बार, तो ये अपने पास कितना है 1200 प्लस अपने पास 600 √3, ये अपने पास ये लीजिए। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, 1/3 अपने पास आधार का क्षेत्रफल 1/3 एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितने 400, लेकिन ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे और इसको इंटू कर देंगे एच से, तो ये अपने पास टोटल आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। तो ये जो अपने पास है 12 6 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 200 बार, तो क्या 2000 √3 आ गया है क्या? आगे वो तो ऑप्शन, ये तो मैंने सारे ही पूछे, मुझे यहाँ सिखाना है आपको। वहां पर कोई एक चीज पूछेगा, यहाँ तो मैंने सारे ही पूछे आप लोगों से ताकि मैं आपको चीजें सिखा सकूं। तो तीनों ही चीजें मैंने आप लोगों से पूछ ली है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग पिरामिड के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, करते जाओ, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
क्या क्लास बफरिंग कर रही है क्या भाई? एक बार बताना सभी लोग। क्लास प्रॉपर नहीं चल रही हो तो मुझे बताया करो भाई। आप लोग एक पिरामिड का आधार, क्योंकि एक बच्चा लिख रहा है सर क्लास बहुत बफरिंग हो रही है, अब तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो बताना आप लोग अगर बफरिंग हो रही है तो। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो तो आयतन आप लोग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आधार एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी प्रत्येक भुजा अगर 10√3 है, बिल्कुल ठीक है 10√3 है, ये लीजिए 10√3 अपने पास है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितेंद्र कह रहा है स्मूथ है सर, नुसरत कह रहा है ऑल क्लियर, दिवाकर कह रहा है नो, सत्यम कह रहा है नो। तो भाई धीरेन्द्र कुमार बताओ आप। ऑल ओके लिख रहा है आयुष। तो भाई आप खुद का भी चेक कर लिया करो, नेटवर्क हो सकता है दोनों तरफ से ही होना जरूरी नहीं है, दोनों तरफ से सही होना जरूरी है। अगर मेरी तरफ से बिल्कुल सही चल रही है, बाकी की क्लास अगर सही स्मूथ चल रही है, तो आप खुद का भी नेटवर्क चेक कर सकते हो सभी लोग। नेक्स्ट चैप्टर मनोज, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कल मैं आपको ये और बताता हूँ, परसों से पहले पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। वो छोटा ही चैप्टर है पार्टनरशिप। तो आप लोगों का भी नेटवर्क भी सही होना चाहिए, याद रखिए आप लोग सभी लोग। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एलएसए। एलएसए का फॉर्मूला 1/2। आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना है 30√3 इंटू अपने पास यहाँ पर आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर 300 बराबर अपने पास दिया हुआ है 270√3 अपने पास दिया हुआ है। तो यहां से ये 15√3 L अपने पास आ गया है। ये 4 से कट जाएगा 75 और 75 उधर जाके माइनस होगा, तो 195√3। √3 से √3 कट गया, एल का जो मान अपने पास आ गया है वो अपने पास हो गया 13। स्लांट हाइट अपने पास अगर 13 आ गई है तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम के लिए तो सर हमें हाइट चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस √3/4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने पास 300 एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास मेन हाइट। तो एच आप लोग कैसे निकालोगे, यही तो हमारा काम है कि एच आप लोग कैसे निकालोगे यहां से। तो मुझे एक बात बताओ, यदि अपने पास यहां से ये ए बी सी है और ये अगर डीजी निकालने का फॉर्मूला आप लोग बताइए, तो मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि डीजी निकालने का फॉर्मूला था साइड अपॉन 2√3। साइड अपने पास ये है अपॉन 2√3, तो √3 से √3 कट गया, तो ये कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर ये अपने पास 5 आ गया है। बोलो ठीक है क्या? स्लांट हाइट अपने पास पहले ही आ चुकी है 13 और ये अपने पास 5 है, तो मुझे बताओ इसकी जो मेन हाइट यहां से यहां तक आएगी 13 के स्क्वायर में, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस कर दें, क्योंकि 90 डिग्री का कोण, अभी सबसे पहले फॉर्मूला जाकर देखना आप लोग, यही लिखवाया था आज की क्लास में, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट के 12 आ गई है क्या? अब अपने पास ये जो आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके क्वेश्चंस बेसिक से क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। 3 × 4 12 से 12 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 300√3। चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। बोलो सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हो जाएगी भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक चीज आप लोग याद रखना, प्रत्येक बच्चा अगर कभी भी अपने पास, हाँ बिल्कुल होना चाहिए समी सिंह, ट्रायंगल में एरिया का रेशियो, लेकिन दो ट्रायंगल नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसे हो कि ये अपने पास 2 है और इस ट्रायंगल का बेस अपने पास 3 है, तो अपने पास एरिया का रेशियो 2:3 नहीं होगा, बेस का रेशियो। एक ही ट्रायंगल में अगर आप लोग ट्रायंगल बनाते हो, अब कितने भी इस ट्रायंगल में अब कितने भी बना लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:3:4 होगा, ध्यान रखना।
तो अलग अलग के लिए नहीं होगा सबमिसिंग, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताना सारे बच्चे मिलकर, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अपने पास एक बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, जिसकी साइड मान लीजिए अपने पास ए है, और इसका अपने पास साइड अगर ए है, बिल्कुल ठीक है, इसकी स्लांट एज भी अपने पास ए है, क्या बराबर हो सकती है क्या, बताओ। ये बात बताना, इसका बेस भी अपने पास ए है और स्लांट एज भी जो अपने पास है वो भी अपने पास ए है, क्या ऐसा कभी कोइंसिडेंस हो सकता है क्या, बताना मुझे। अपने पास बेस भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हो रही है ना आरके मीनास, डेली हो रही है भाई, बेस डेली नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन हो रही है आरके मीना, आज होगी। ए बी और सी बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, यहां से अपने पास ऊपर वाली स्लांट एज भी अगर ए, ऐसी कंडीशन कभी हो सकती है, तो मुझे बताओ ऊपर भी तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, ये टोटल चार, नीचे इक्विलेटरल है ही, ऊपर तीन फेस इसके होंगे, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो यहां से ये जो डायग्राम अपने पास बनेगा, ये इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। ये डायग्राम ऐसे अपने पास बन जाएगा। अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं इस चीज को खोल देता हूं, तो इनको जैसे आप लोग मिलाओगे तो ई अपने पास ऊपर की तरफ अपने पास आ जाएगा, तीन जगह ई कैसे आ गया, इसको जैसे आप लोग मिलाते हो तो ये वापस ऊपर की तरफ, मैंने खोल दिया, इसको पकड़ के तीनों तरफ खोल दिया है, तो ऐसे बनेगा, ई पॉइंट वापस एक जगह आ जाएगा। तो क्या अपने पास ये जो बनेगा, ये क्या चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे क्या, बताओ। ऐसा कोई भी पिरामिड जिसका बेस भी अपने पास वही हो, जिसकी बेस की साइड भी वही हो और उसकी स्लांट एज भी वही हो, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, इसको बोलते हैं समचतुष्फलक। यदि अपने पास बेस की साइड भी वही हो तो अपने पास इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। इसका जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया होता है, ध्यान से समझना, इसका जो एलएस से अपने पास होता है, उसका फॉर्मूला तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला अपने पास एलएस का फॉर्मूला होता है तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अलग से याद रखने के बजाय आप लोग तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखना, और टोटल में चार इक्विलेटरल। मुझे पता है चार से चार कट रहा है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे याद रखने के बजाय, √3a² याद रखने के बजाय चार से चार काट कर याद मत करना, ऐसे सीधा याद कर लेना, चार गुना चार, चार गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, a³/6√2 होता है, और इसकी हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √2/√3 इंटू अपने पास साइड। ये चार फॉर्मूले आप लोग टेट्राहेड्रॉन के लिए याद रखना, सभी बच्चे ये चार फॉर्मूले याद करना, सभी लोग। बाकी कल मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं, किसके, पिरामिड के क्वेश्चंस कल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर परसों से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।